तो लास्ट क्लास हमने क्या पढ़ा था? तो लास्ट क्लास हमने देखा था कि अगर हम अल्टरनेटिंग करंट को एक प्योर इंडक्टिव, प्योर रेजिस्टिव और प्योर कैपेसिटिव सर्किट में पास करवाते हैं, मतलब अगर एक में सिर्फ रेजिस्टर या इंडक्टर या फिर कैपेसिटर के थ्रू अगर अल्टरनेटिंग करंट पास करवाता हूं तो वो कैसे बिहेव करते हैं। आज की क्लास में हम इस चैप्टर का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो पढ़ने वाले हैं, जो कि है एलसीआर सर्किट। ठीक है, एलसीआर सर्किट बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बोर्ड्स बोल दो, एंट्रेंस बोल दो, कोई भी पार्ट में चले जाओ, 12th के लेवल में इस चैप्टर में से एलसीआर सर्किट वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज का क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो एलसीआर सर्किट पे जाने से पहले हम डायरेक्ट एलसीआर पे ना जाके स्टेप बाय स्टेप एलसीआर पे जाएंगे। स्टेप बाय स्टेप एलसीआर पे मतलब हम पहले एलसीआर सर्किट का मतलब क्या होता है पहले वो समझ लो। एलसीआर सर्किट का मतलब होता है एल फॉर इंडक्टर, सी फॉर कैपेसिटर, आर फॉर रेजिस्टेंस। अगर मैं ये तीनों कंपोनेंट को सीरीज में जोड़ देता हूं तो और उसमें अल्टरनेटिंग करंट पास करवाता हूं तब वो कैसा बिहेव करता है, क्या होता है क्या नहीं होता, उसी को हम बोलते हैं एलसीआर सर्किट। लेकिन मैं अगर इसको डायरेक्ट आपको पढ़ाना शुरू कर दूं तो आपके दिमाग के ऊपर से निकल जाएगा, बाउंस करके चला जाएगा, कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा। तो इसीलिए हम इस पे जानने से पहले हम थोड़ा स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। पहले ये देखेंगे कि रेजिस्टर और इंडक्टर को सीरीज पे जोड़ने पे क्या होगा, रेजिस्टर और कैपेसिटर को सीरीज पे जोड़ने पे क्या होगा, उसके बाद हम एलसीआर सर्किट या तीनों को एक साथ सीरीज में जोड़ के देखेंगे। ठीक है, तो पहला चीज जो हम पढ़ने वाले हैं अभी वो है अल्टरनेटिंग करंट थ्रू रेजिस्टर एंड इंडक्टर। इसका मतलब क्या है, मैं एक ही साथ मतलब इंडक्टर और रेजिस्टर में इसको सीरीज पे जोड़ के, सीरीज से जोड़ के इसमें अगर मैं अल्टरनेटिंग करंट पास करवाता हूं तो इसमें क्या कहानियां होती हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं ये वाला टॉपिक। मान लो मेरे पास एक रेजिस्टर है ये वाला और एक इंडक्टर है ये वाला। ठीक है, इसको मैंने सीरीज में जोड़ दिया और इसके अक्रॉस मैंने एक अल्टरनेटिंग करंट पास करवा दिया जो कि है ये वाला। मान लो जो ईएमएफ यहां पे दिया गया वो है ई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, इस रेजिस्टर का जो रेजिस्टेंस है वो मान लो आर हो गया और इस इंडक्टर का जो इंडक्टेंस है वो हो गया एल। होगा या नहीं होगा? अब इस रेजिस्टर के अक्रॉस मान लो रेजिस्टर यहां से यहां है, रेजिस्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो कितना होगा, जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा मान लो लेट में मान लेता हूं वी आर होगा। और ये वी आर कितना होता है, किसके बराबर, मान लो इसमें से करंट जा रहा है आई, तो कितना हो जाएगा आई इंटू आर, आई आर होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा? अब इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप को मैं मान लेता हूं, इंडक्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा उसको मैं मान लेता हूं वी एल। ठीक है, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द इंडक्टर। और वी एल मेरा कितना हो जाएगा, करंट इंटू रेजिस्टेंस या जो ऑपोजिशन उसे मिल रहा है। करंट में जो ऑपोजिशन मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं, करंट में बोलो, इंडक्टर में जो ऑपोजिशन हमें मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस। कल ही पढ़े हैं, लास्ट क्लास बताया था। और उसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, एक्सेल से करते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, आई इंटू एक्सेल। होगा या नहीं होगा? यहां तक समझ में आया या नहीं आया? चलो, अब अगर हम बात करते हैं अभी फेज डायग्राम की। अब अगर यहां पे ये करंट है, ठीक है, ये करंट बोल रहा हूं, ये रेजिस्टर है। रेजिस्टर में मान लो ईएमएफ मेरा इस डायरेक्शन में है, मान लो फेज डायग्राम में अगर बनाऊं, मैं फेज डायग्राम इस तरफ बना रहा हूं। ठीक है, मान लो ये हमारा हो गया, हम डायरेक्ट इसको डायग्राम से बना देते हैं। ये हो गया मेरा एक्स एक्सिस, ये हो गया मान लो वाई एक्सिस। ठीक है, मान लो जो करंट है वो कुछ ऐसा है। ठीक है, आई।
अगर करंट ऐसा है तो जो VR होगा, VR किसके साथ होगा? हमने पढ़ा हुआ है रेजिस्टर में क्या होता है, करंट और VR एक ही साथ में चलते हैं या नहीं चलते? चलते हैं। तो जो VR होगा वो कैसा होगा? जो VR होगा वो मान लो कुछ इस तरीके का होगा। ये VR हो गया, होगा या नहीं होगा? होगा। और अब आते हैं इंडक्टर की कहानी पे। इंडक्टर में हमने क्या देखा था? इंडक्टर में हमने देखा था अगर करंट क्या होता है, इंडक्टर में क्या होता है, करंट ईएमएफ के पीछे चलता है। और कितने पीछे चलता है? π/2 पीछे चलता है। मतलब अगर ये करंट हमारा हुआ I, तो ये हमारा क्या होगा? VR होगा या नहीं होगा? 90 डिग्री π/2 होगा या नहीं होगा? तो करंट हमारा किधर है? ऐसे है ये वाला, इसके ऊपर ही ब्लू चला दिया क्या मैंने? ठीक है, देखो ये हो गया मान लो करंट। ठीक है, अगर ये करंट है और ये उसके ऊपर VR है तो करंट से 90 डिग्री पे हमारा कितना होगा? VL। यहां पे R लिखा हूं क्या? सॉरी, ये VL होगा। ठीक है, ये VL है। तो करंट से VL कितना होगा? 90 डिग्री होगा। तो VL मेरा कितना हो जाएगा? करंट से 90 डिग्री, करंट से 90 डिग्री मतलब कहीं यहां पे ये VL होगा या नहीं होगा? ये 90 डिग्री π/2। अब देखो ये कैसे कनेक्टेड है? ये सीरीज में कनेक्टेड है। ये अगर सीरीज में कनेक्टेड है तो ईएमएफ मेरा कितना होना चाहिए? नेट ईएमएफ मेरा कितना होना चाहिए? कितना होना चाहिए? E इज इक्वल टू क्या VR प्लस VL, ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? अब देखो यहां पे अगर मैं डायग्राम में देखूं, VR का एक अलग डायरेक्शन है, VL का एक अलग डायरेक्शन है। इसको मैं ऐसे ही तो ऐड नहीं कर सकता, ऐसे ही ऐड कर सकता हूं 1 + 2 जैसे ऐड करते हैं। क्या मैं इस VL और VR को वैसे ऐड करूंगा? नहीं। मैं कैसे ऐड करूंगा इसे? इधर लगाऊंगा वेक्टर लॉ। तो वेक्टर लॉ अगर लगाता हूं, यहां पे पैरेललोग्राम लॉ लगाता हूं मान लो, तो कितना हो जाएगा देखते हैं। इधर ये हो गया, अगर क्लास 11th वेक्टर, ठीक है, कुछ बड़ी बात नहीं है, ये हो गया। और ये आपका क्या हो जाएगा? ये जो डायगोनल बना ये आपका क्या हो जाएगा? ये रिजल्टेंट बन जाएगा, रिजल्टेंट ईएमएफ बनेगा या नहीं बनेगा? बनेगा या नहीं बनेगा? रिजल्टेंट ईएमएफ, इसको रिप्रेजेंट करते हैं E से। रिजल्टेंट ईएमएफ बनेगा या नहीं बनेगा? और ये करंट के साथ कितना एंगल बना रहा है? अगर देखो करंट के साथ कितना एंगल बना रहा है। अब देखो यहां से जो VR और I था, ये कितना एंगल बना रहा था? ओमेगा टी बना रहा था ना। हम जनरली ओमेगा टी ही लिए हैं, तो ओमेगा टी एंगल बना रहा था। तो ये जो रिजल्टेंट और करंट के बीच में जो एंगल है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे? फाई से। और ये फाई क्या होता है? फाई होता है फेज एंगल। ये फाई क्या है? फाई हमारा है फेज एंगल। फाई हमारा है फेज एंगल। ठीक है, तो यहां पे अगर मैं क्या लू, सब पीक वैल्यू या ऐसा नॉर्मली, तो ये जो ई आई हम ले रहे हैं ये सारी कौन सा वैल्यू है? इंस्टेंटेनियस वैल्यू। लेकिन जब हम कैलकुलेट करते हैं हम कौन सा वैल्यू लेते हैं? पीक वैल्यू लेते हैं, नॉट वैल्यू लेते हैं ना। तो ई नॉट का स्क्वायर, अगर मैं यहां पे पाइथागोरियन थ्योरम लगाऊं, पाइथागोरस थ्योरम या पाइथागोरियन थ्योरम लगाऊं, तो क्या हो जाएगा? ई नॉट का स्क्वायर विल बी इक्वल टू वी नॉट आर का स्क्वायर प्लस वी नॉट एल का स्क्वायर। ये लगाऊंगा या नहीं लगाऊंगा? होगा या नहीं होगा? और वी नॉट आर मेरा कितना है? ये वी आर हमारा आई आर है, तो वी नॉट आर मेरा कितना हो जाएगा? आई नॉट आर। होगा या नहीं होगा? तो ई नॉट का स्क्वायर विल बी इक्वल टू आई नॉट आर का होल स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा? वी नॉट एल कितना हो जाएगा? आई नॉट एक्सएल का होल स्क्वायर। होगा या नहीं होगा?
यहां से अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ई नॉट का स्क्वायर मेरा कितना हो जाएगा, आई नॉट स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर। होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा। यहां से अगर मैं आई नॉट का वैल्यू निकालूं या नेट आई नॉट का वैल्यू निकालूं तो ये कितना हो जाएगा, ई नॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर। ये होगा या नहीं होगा, आई नॉट स्क्वायर। अगर मैं यहां से स्क्वायर हटाऊं तो इधर से स्क्वायर हटा, इधर से स्क्वायर हटा, और इधर नीचे कितना आ गया, एक रूट ओवर आ गया या नहीं आ गया। और यहां पे देखो जो आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर आया है इसको हम क्या बोलते हैं, इंपेडेंस। ये जो आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर आया है इसको हम बोलते हैं क्या, इंपेडेंस। इंपेडेंस और रिप्रेजेंट किया जाता है जेड से। इंपेडेंस बेसिकली क्या होता है, देखो रेजिस्टेंस जो है इंपेडेंस भी वही है, अब अलग अलग नाम इसलिए है, या फिर रिएक्टेंस जो है, रिएक्टेंस सिर्फ एक ही के लिए काम आता है। जब हम बहुत सारे कंपोनेंट्स को जोड़ देते हैं तो सारे कंपोनेंट की वजह से मिलके जो ऑपोजिशन मिलता है उसको हम बोलते हैं इंपेडेंस। ठीक है, तो ये इंपेडेंस हमारा कितना हो गया, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर का रूट ओवर, इसको हम बोलते हैं इंपेडेंस। अब यहां पे मैंने एक फेज एंगल के बारे में बोला था। अब ये एंगल कितना होगा, कभी कभी क्वेश्चन में भी पूछ लेता है फाइंड द फेज एंगल। तो फेज एंगल कैसे निकालेंगे, देखो सिंपल ज्योमेट्री, कोई रॉकेट साइंस नहीं, कुछ नहीं। यहां पे फेज एंगल को मैं मान लो इस ट्राइंगल में, कौन सा ट्राइंगल, ये देखो ये वाला ट्राइंगल, ये और ये, इस ट्राइंगल में फाई है ना, इसी ट्राइंगल में फाई है। मैं अगर इसी ट्राइंगल में tan डाल देता हूं, tan फाई, तो मेरा tan फाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, tan फाई विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। होगा या नहीं होगा, ये परपेंडिकुलर किसके बराबर होगा, इस VL के बराबर होगा। तो V नॉट L का स्क्वायर, सॉरी V नॉट L बाय कितना हो जाएगा, V नॉट R। होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा। और V नॉट L मेरा किसके बराबर है, V नॉट L अगर आप देखो वो आई नॉट एक्सएल के बराबर है, आई नॉट एक्सएल बाय V नॉट R मेरा किसके बराबर है, आई आर के बराबर है, आई नॉट आर के बराबर। तो आई नॉट गेट्स कैंसिल, तो क्या हो गया, एक्सएल बाय आर, या फिर एक्सएल को हम और क्या बोल सकते हैं, हमें पता है एक्सएल इक्वल टू कितना होता है, एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा इंटू एल, ये होता है। तो एक्सएल के जगह पे क्या हो गया, ओमेगा इंटू एल बाय आर। ये आपका क्या हो गया, ये आपका फेज एंगल निकल गया। कभी कभी ये आपको एग्जाम में पूछ लेगा, तो याद रखना। और कैसे निकाला, इसी फेजर डायग्राम से निकाला। ठीक है, ये आपका क्या है, फेजर डायग्राम किसके लिए, फेजर डायग्राम ऑफ रेजिस्टेंस एंड इंडक्टर जब वो सीरीज में कनेक्टेड हो। कहानी पूरा समझ में आया या नहीं आया, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। चलो इसको नोट डाउन कर लो, फिर आगे चलेंगे। यहां पे और एक छोटा सा चीज मैंने छोड़ दिया, यहां पे ये हमारा रिजल्टेंट है ना, रिजल्टेंट ईएमएफ। जब हम प्योर इंडक्टर या फिर प्योर कैपेसिटर, अगर प्योर इंडक्टर होता तब ईएमएफ मेरा क्या होता था, करंट से आगे चलता था, या फिर हम क्या बोलते थे, करंट हमारे ईएमएफ से पीछे चल रहा है। कितना पीछे चल रहा है, π/2। तो यहां पे क्या सीन हो रहा है, अगर देखें ये आपका रिजल्टेंट ईएमएफ है, ये करंट हमारा कितना है, देखो करंट यहां पे है, रिजल्टेंट ईएमएफ यहां पे है। तो यहां पे करंट ईएमएफ के पीछे ही चल रहा है, वही सेम केस है। लेकिन कितना पीछे चल रहा है, π/2 पीछे चल रहा है, π/2 पीछे नहीं चल रहा। कितना पीछे चल रहा है, फाई पीछे चल रहा है। और ये उसी को हम बोलते हैं फेज एंगल। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, करंट इस सर्किट के लिए करंट इज लैगिंग ईएमएफ बाय कितना, फाई। और ये फाई क्या है, फेज एंगल। ठीक है, तो प्योर इंडक्टिव सर्किट में क्या होता था, करंट ईएमएफ से π/2
90 डिग्री पीछे चलता था। लेकिन अगर मैं एक रेजिस्टर उसमें लगा देता हूं, प्योर रेजिस्टर उसमें सीरीज में लगा देता हूं, तो वो घट के पाई घट के क्या हो जाता है, थीटा सॉरी फाई हो जाता है। ऑब्वियसली यहां पे देखो फेज एंगल घटा है या बढ़ा है, घटा है। पहले पाई होता था, पाई बाय 2 होता था 90 डिग्री, अब घट के इधर आ गया तो कम हो गया। तो यहां पे करंट पीछे चल रहा है लेकिन थोड़ा कम पीछे चल रहा है। अब इसको अगर हम एग्जांपल से समझे, मान लो जो मैंने लास्ट क्लास एग्जांपल दिया था, मैंने क्या बोला था, सुप्रिया मेरे आगे चल रही है, मैं उसके पीछे चल रहा हूं। अब उधर अगर मैं एक वैल्यू लगा दूं, सुप्रिया मेरे से 10 मीटर आगे चल रही है, और अगर मैं अब इस वाले केस में आ जाऊं, सुप्रिया मेरे से 5 मीटर आगे चल रही है। दोनों में कॉमन चीज क्या है, दोनों में कॉमन चीज ये है, सुप्रिया मेरे दोनों केसेस में मेरे आगे चल रही है। लेकिन डिफरेंस क्या है, पहले वाले केस में वो 10 मीटर आगे चल रही थी और दूसरे वाले केस में 5 मीटर आगे चल रही है। और वही सेम चीज यहां पे भी हो रहा है। समझे या नहीं समझे? अब नेक्स्ट चीज जो इसमें देखेंगे वही सेम चीज है, बस इंडक्टर के जगह पे हम कैपेसिटर को डाल देंगे। ठीक है, तो अल्टरनेटिंग करंट थ्रू रेजिस्टर एंड इंडक्टर कैपेसिटर। अब रेजिस्टर और कैपेसिटर दोनों को एक साथ मिलाते हैं। मान लो ये हो गया रेजिस्टर और ये हो गया कैपेसिटर, और इसके अक्रॉस हमने ईएमएफ दिया, मान लो कितना, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, इसका रेजिस्टेंस मान लो R, इसका मान लो कैपेसिटेंस C। अब इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप गिरेगा रेजिस्टेंस के अक्रॉस, वो मान लो VR, और VR हमारा किसके बराबर होगा, मान लो करंट इसमें से जा रहा है I, तो हो जाएगा I इंटू R। ठीक है, और इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा उसको मैं मान लेता हूं VC, और VC मेरा कितना हो जाएगा, VC विल बी I इंटू XC। ये होगा या नहीं होगा? यहां तक समझ में आया? चलो अब यहां पे हम बनाते हैं अपना फेजर डायग्राम, या फिर अगर हम यहां पे देखें सीरीज में है तो नेट ईएमएफ मेरा कितना हो जाएगा, नेट ईएमएफ विल बी इक्वल टू VR प्लस VC। ये होगा या नहीं होगा? अगर हम यहां पे रेजिस्टर की बात करें, अगर मैं उसका फेजर डायग्राम बनाता हूं, अगर मैं उसका फेजर डायग्राम बनाता हूं तो क्या होगा, ये मान लो एक्स एक्सिस, ये मान लो वाई एक्सिस। ठीक है, अब मान लो करंट हम ईएमएफ VR जो है वो कुछ ऐसा है, ये हो गया VR। तो करंट हमारा कैसा होगा, करंट हमारा उसी के साथ साथ ही जा रहा होगा या नहीं जा रहा होगा। ये हो गया मान लो करंट। रेजिस्टेंस के केस में मुझे क्या पता है, जो करंट होता है वो किसके साथ साथ चलता है, वो रेजिस्टेंस के साथ साथ चलता है, रेजिस्टेंस के बोल रहा हूं, ईएमएफ के साथ साथ चलता है, जो हमने लास्ट क्लास पढ़ा हुआ है। और लास्ट क्लास में हमने ये देखा है कि यहां पे कैपेसिटेंस में क्या केस होता है, करंट आगे चलता है, किससे आगे चलता है, ईएमएफ से आगे चलता है, और कितना आगे चलता है, π/2 आगे चलता है। तो ये अगर आपका VC हो गया तो करंट आपका कैसा होगा, कुछ ऐसा I। या फिर इसको अगर हम ऐसे लिखें, मैंने करंट की करंट को बेस लिया था ना इसके पहले वाले केस में। हाँ चलो, करंट को अगर बेस ले ले, करंट आगे चलता है I और VC उसके पीछे पीछे चलता है ना, π/2 पीछे चलता है, हाँ या ना, चलता है? अरे सही बोल रहा हूं या गलत बोल रहा हूं? चलो अब यहां पे आते हैं डायग्राम पे। VR अगर इधर है, करंट अगर इधर है, तो किधर जाएगा, करंट से 90 डिग्री पीछे VC बनेगा या नहीं बनेगा? मान लो इधर बना, ये हो गया क्या, VC बना या नहीं बना? और इस एंगल, ये जो एंगल बना वो कितना बना, π/2 बना। अब इनका रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, वही पैरेललोग्राम लो,
पैरेललोग्राम लॉ के लिए क्या करना होगा, इधर से एक पैरेलल लाइन, थोड़ा आगे चला गया, चलो ठीक है, फिर भी मान लो इधर, और जो रिजल्टेंट होगा वो कैसा होगा, वो कुछ ऐसे जा रहा होगा, ये रिजल्टेंट ईएमएफ है, होगा या नहीं होगा। और जो करंट और रिजल्टेंट ईएमएफ के बीच में एंगल कितना हो गया, फाई एंगल हो गया, होगा या नहीं होगा, बनेगा या नहीं बनेगा। चलो यहां पे भी वही सेम चीज डालते हैं। इसको अगर मैं लिखूं पीक वैल्यू के लिए ई नॉट का स्क्वायर विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, वी नॉट आर का स्क्वायर प्लस वी नॉट सी का स्क्वायर, ये बनेगा या नहीं बनेगा। अब वी नॉट आर मेरा कितना होता है, आई आर, तो ई नॉट आर का स्क्वायर विल बी इक्वल टू आई नॉट आर का होल स्क्वायर प्लस वी नॉट सी का स्क्वायर मेरा कितना हो जाएगा, आई नॉट इंटू एक्स सी का होल स्क्वायर, बनेगा या नहीं बनेगा। तो ई नॉट मेरा कितना हो गया, ई नॉट का स्क्वायर मेरा कितना हो गया, आई नॉट का स्क्वायर इंटू आर प्लस एक्सी का स्क्वायर, आर का स्क्वायर प्लस एक्सी का स्क्वायर, ये होगा। तो आई नॉट मेरा कितना हो जाएगा, आई नॉट विल बी इक्वल टू ई नॉट डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर प्लस एक्सी का स्क्वायर का रूट ओवर, होगा या नहीं होगा। ये हमारा ग्राफ ग्राफ बोल रहा हूं, ये हमारा नेट करंट बनेगा या नहीं बनेगा। और यहां पे ये जो आर रूट ओवर ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सी का स्क्वायर मिल रहा है, इसको भी हम बोलते हैं इंपेडेंस। क्या बोलते हैं, इंपेडेंस। और रिप्रेजेंट किया जाता है क्या, किससे, जेड से रिप्रेजेंट किया जाता है। और ये हो गया इंपेडेंस। अब इधर और एक चीज निकालना था, फाई, तो फेज एंगल, इस फाई को ही हम बोलते हैं क्या, फेज एंगल। तो फेज एंगल निकालने के लिए मुझे क्या करना होगा, देखो कौन से ट्रायंगल में गिर रहा है, ये वाला ट्रायंगल है ना, फाई इस वाले ट्रायंगल में गिर रहा है, तो tan फाई मेरा कितना हो जाएगा, tan फाई विल बी इक्वल टू, ये अगर फाई है तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ये होगा ना, सॉरी ये अगर ये 90 डिग्री हुआ, ये एंगल है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, हाँ परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये परपेंडिकुलर अगर है तो परपेंडिकुलर मेरा किसके बराबर है, वीसी, तो ये कितना हो जाएगा, वी नॉट सी बाय बेस कितना है, वी आर, तो वी आर या फिर वी नॉट आर। और वी नॉट सी मेरा मुझे पता है क्या होता है, आई नॉट एक्सी डिवाइडेड बाय वी नॉट आर मेरा कितना होता है, आई नॉट आर, तो आई नॉट गेट्स कैंसिल, तो बचा कितना, एक्सी अपॉन आर। और हमें पता है एक्सी हमारा कितना होता है, एक्सी इज इक्वल टू 1 बाय ओमेगा इंटू सी, ये होता है, ये लास्ट क्लास हमने पढ़ा हुआ है। तो एक्सी हमारा कितना हो गया, 1 बाय ओमेगा सी डिवाइडेड बाय आर, होगा या नहीं होगा, होगा। तो यहां पे जो tan फाई का वैल्यू मुझे कितना मिल गया, 1 बाय ओमेगा सी डिवाइडेड बाय आर। समझ में आया या नहीं आया। अब आते हैं थोड़ा कंपैरिजन में, क्या कंपैरिजन में बोल रहा था, हाँ कंपैरिजन पे आते हैं। अगर हम यहां पे सिर्फ प्योर कैपेसिटिव सर्किट लेते, क्या लेते, प्योर कैपेसिटिव सर्किट। प्योर कैपेसिटिव सर्किट में क्या होता, जो वीसी है वो करंट से कितना पीछे चलता, π/2 पीछे चलता। लेकिन अगर मैं एक रेजिस्टर यहां पे डाल दे रहा हूं, यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे जो रिजल्टेंट ईएमएफ है, जो रिजल्टेंट ईएमएफ है वो भी करंट से पीछे चल रहा है। और कितना पीछे चल रहा है, फाई पीछे चल रहा है ना। तो यहां पे क्या हो गया, ईएमएफ या रिजल्टेंट ईएमएफ बाय कितना,
फाई, और ये फाई हमारा कितना है, फेज एंगल, और फेज एंगल हम कैसे निकाल सकते हैं, 1/ωc/r हुआ। और जहां पे रेजिस्टर और इंडक्टर था वहां पे क्या हो रहा था, ईएमएफ लीड कर रहा था करंट को, कितने से, फाई से। यहां पे कैपेसिटर और रेजिस्टर है, क्या हो रहा है, करंट लीड कर रहा है ईएमएफ को, कितने एंगल से, फाई एंगल से। समझ आया या नहीं आया? चलो इसको नोट डाउन कर लो। अब यहां पे अब दोनों को अलग अलग जब हम ऐड किए, मतलब सीरीज और सीरीज में जब रेजिस्टेंस के साथ इंडक्टर लगाए और कैपेसिटर लगाए, वो कैसे बिहेव कर रहे हैं आपको समझ में आ गया, आया या नहीं आया? अब नेक्स्ट इसके बाद जो हम पढ़ेंगे, हम तीनों को एक साथ जोड़ेंगे, रेजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर, तीनों को एक साथ जोड़ने पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है वो समझेंगे। तो इसको नोट डाउन कर लो, फिर उधर चलेंगे। अब जो नेक्स्ट चीज पढ़ना है वो है सीरीज एलसीआर सर्किट, सीरीज एलसीआर सर्किट। ठीक है, अब सीरीज एलसीआर सर्किट में क्या मैंने बोला कि रेजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर क्या होंगे, तीनों सीरीज में कनेक्टेड होंगे। ठीक है, मान लो ये हो गया रेजिस्टर, ये हो गया इंडक्टर और ये हो गया मान लो कैपेसिटर। ठीक है, इनको मैंने जोड़ दिया कैसे, एक अल्टरनेटिंग करंट से जो हमें ईएमएफ प्रोवाइड कर रहा है E0 sin ωt। ठीक है, ये इसका रेजिस्टेंस मान लो R, इसका इंडक्टेंस मान लो L, इसका कैपेसिटेंस मान लो C। इसके अक्रॉस जो VR होगा वो कितना होगा, मान लो करंट इसमें से जा रहा है I, और एज बिकॉज सीरीज करंट है सब में से सेम करंट जाएंगे, है ना, बेसिक ओम्स लॉ। तो VR मेरा कितना हो जाएगा, I इंटू R। वैसे ही VL मेरा कितना हो जाएगा, VL मेरा हो जाएगा I इंटू XL। वैसे ही VC मेरा कितना हो जाएगा, VC विल बी इक्वल टू I इंटू XC। होगा या नहीं होगा? अब देखो यहां पे रेजिस्टेंस में अगर करंट ऐसा है, I अगर ये है, तो VR मेरा कैसा होता है, VR ऐसा होता है, एक ही साथ होता है, हाँ या ना? अब यहां पे मैं बेस किसको ले रहा हूं, मैं करंट को बेस ले रहा हूं। इंडक्टर में क्या होता है, अगर करंट ऐसा है I, तो VL मेरा क्या होगा, 90 डिग्री आगे, ये VL होगा या नहीं होगा? और अगर कैपेसिटर है तो ये वाला I और VC ये वाला होगा या नहीं होगा? और ये हो गया 90 डिग्री, होगा या नहीं होगा? अब इस कंडीशन में, इस केस में दो चीजें बन सकती हैं। क्या दो चीजें बन सकते हैं, वो जब हम ग्राफ करेंगे तब समझेंगे। मतलब ग्राफ क्या करेंगे, इन तीनों को अभी मिलाएंगे। ये अलग अलग ग्राफ है ना, अलग अलग फेजर डायग्राम है, मैं इनको मिला देता हूं। चलो ये शुभ काम में देर नहीं करते, इनको मिला देते हैं। ये हो गया y एक्सिस, ये हो गया x एक्सिस। ठीक है, अब मान लो करंट मेरा कैसा है, करंट मेरा कुछ ऐसा है I। ठीक है, तो VL मेरा कितना होगा, कैसा होगा, ये VR मेरा कैसा होगा, ये VR होगा या नहीं होगा? इससे 90 डिग्री पीछे, करंट से 90 डिग्री पीछे कौन है, VC है ना? तो 90 डिग्री पीछे मान लो इधर, ये हो गया VC। ठीक है, और करंट से 90 डिग्री आगे कौन है, VL है, तो ये हो गया इधर 90 डिग्री। ये टोटल 180 डिग्री होना चाहिए नहीं या नहीं होना चाहिए? तो ये हो गया VL। समझ में आया या नहीं आया? अब देखो यहां पे एक कारनामा होगा। अब तीन वेक्टर्स है, VC, VR, VL, इन तीनों का मुझे कॉमन रिजल्टेंट निकालना है। तो कॉमन रिजल्टेंट कैसे निकाल सकता हूं, इन दोनों का रिजल्टेंट निकालो, फिर वो जो रिजल्टेंट मिला उसका और इसका रिजल्टेंट निकालो, या वो कर सकते हैं, या फिर इन दोनों का रिजल्टेंट निकालो, फिर जो रिजल्टेंट मिला उसका और इसका रिजल्टेंट निकालो,
मैं थोड़ा काम को और आसान कर देता हूं। क्या आसान करता हूं, मैं यहां पे कंडीशन ले लेता हूं जो VL है ना वो बड़ा है VC से। ठीक है, यहां पे मैं क्या कंडीशन ले लेता हूं, VL जो है वो बड़ा है VC से। तो इससे फायदा क्या होगा, देखो अगर VL मेरा VC से बड़ा है तो इन दोनों का रिजल्टेंट किस तरफ होगा, VL और BC दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है और उनके बीच में 180 डिग्री है। तो VL अगर बड़ा है तो VL माइनस VC होगा उसका रिजल्टेंट, और VL माइनस VC वो तो उसका रिजल्टेंट आ गया, तो उसका डायरेक्शन किस तरफ होगा, VL के तरफ होगा या नहीं होगा। अब इसको समझो, बेसिक वेक्टर का क्लास 11 का कॉन्सेप्ट। मान लो ये पत्थर है, इधर से एक फोर्स दिया जा रहा है, इधर से एक फोर्स दिया जा रहा है, मान लो F1 और F2। अगर F1 मेरा बड़ा होगा F2 से, अगर ये फोर्स F2 से बड़ा होगा तो ये पत्थर किस तरफ जाएगा, इस तरफ जाएगा। अगर मेरा F2 बड़ा होगा F1 से तो ये बॉडी किस तरफ जाएगा, उस तरफ जाएगा, जाएगा या नहीं जाएगा। वैसे ही मैंने यहां पे क्या कंडीशन लगाया, जो VL है वो VC से बड़ा है, तो इसका जो रिजल्टेंट होगा वो किस तरफ होगा, VL की ओर होगा। आप बोलोगे सर मैं VC को VL से बड़ा कर सकता हूं, कर सकते हो, आपकी मर्जी, उस हिसाब से चेंजेस होगा, मैं बता दूंगा क्या चेंजेस होगा क्या नहीं होगा। ठीक है, तो अभी यहां पे मैंने कंडीशन क्या लिया हुआ है, VL इज ग्रेटर देन VC, तो इसका रिजल्टेंट किस तरफ होगा, इसका रिजल्टेंट कुछ इस तरफ होगा, VL के डायरेक्शन में, और ये रिजल्टेंट मेरा क्या कितना है, VL माइनस VC होगा या नहीं होगा। अब ये जो रिजल्टेंट है और ये VR है, इन दोनों का रिजल्टेंट मैं अगर निकालूं तो किस तरफ जाएगा, इधर से एक पैरेलल लाइन और इधर से एक पैरेलल लाइन, तो ये जो एंगल बना ये हमारा रिजल्टेंट EMF बना, या ये जो वेक्टर बना ये मेरा रिजल्टेंट EMF बना या नहीं बना। और जो फेज एंगल होगा वो क्या क्या होगा, EMF और करंट के बीच का एंगल, ये हो गया फेज एंगल, फाई होगा या नहीं होगा। ये चीज समझ में आई या नहीं आई। अब अगर यहां पे मैं दूसरा डायग्राम भी इसी में ही बना देता हूं, ठीक है, ग्रीन पेन से बना देता हूं ताकि समझ में आए। बहुत रंगोली हो गया ना, चलो दिवाली आ रहा है, रंगोली काम का है, कॉपी में भी वैसे ही रंगोली बना के बनाना। अगर मेरा कंडीशन क्या होता, अगर मेरा कंडीशन होता VC इज ग्रेटर देन VL, अगर मेरा क्या कंडीशन होता, VC ग्रेटर देन VL, तो मेरा VL माइनस VC किस तरफ होता, इस तरफ होता या नहीं होता। ये मेरा किस डायरेक्शन में है, VL माइनस VC, ये सॉरी VC माइनस VL, ये होता या नहीं होता, ये मेरा रिजल्टेंट होता। और इन दोनों का रिजल्टेंट का VR और VL माइनस VC का रिजल्टेंट किस तरफ आता, इससे पैरेलल ये और इससे पैरेलल ये, तो ये आता मेरा रिजल्टेंट EMF, आता या नहीं आता। और यहां पे देख एक मजेदार सी बात सुनो, ये जो एंगल बनाता ना करंट के साथ जो फाई, ये एंगल और ये एंगल दोनों सेम ही होता, चाहे आप कोई भी केस ले लो दोनों सेम ही आएंगे, तो ये दोनों ही फेज एंगल हैं। समझ आया या नहीं आया। चलो अब आते हैं इसके कैलकुलेशन पे, ये तो हमने डायग्रामेटिकली देख लिया, अब आते हैं इसके कैलकुलेशन पे। तो E0 का स्क्वायर मेरा कितना होना चाहिए, E0 का स्क्वायर मेरा कितना हो जाएगा, क्या होगा E0 का स्क्वायर। अब ये वाला मैं किसके लिए निकाल रहा हूं, ये देखो ये वाला मैं निकाल रहा हूं जब VL मेरा कितना हो, बड़ा हो VC से, इस वाले कंडीशन के लिए निकाल रहा हूं। ठीक है, यहां पे मेरा E0 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, E0 का स्क्वायर विल बी इक्वल टू V0 R का स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर। ये होगा या नहीं होगा, अरे होगा या नहीं होगा। अब इधर अगर सॉल्व करें तो ये कितना हो जाएगा, I0 R का होल स्क्वायर प्लस
आई नॉट एक्सएल माइनस आई नॉट एक्सी का होल स्क्वायर, ये होगा या नहीं होगा? यहां से अगर मैं आई नॉट कॉमन ले लूं, आई नॉट का स्क्वायर, तो बचेगा क्या? आर का स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, ये बचेगा या नहीं बचेगा? बचेगा या नहीं बचेगा? तो यहां पे मेरा आई नॉट मेरा कितना हो जाएगा? आई नॉट विल बी इक्वल टू ई नॉट बाय आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर का रूट ओवर, ये बनेगा या नहीं बनेगा? बनेगा या नहीं बनेगा? तो यहां पे जो ये डिनोमिनेटर में मिला, क्या मिला? आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर का रूट ओवर, इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे इंपेडेंस या फिर जेड, बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? बोलेंगे। चलो, अब यहां पे अगर VL यहां पे बड़ा है एज कंपेयर टू VC, अगर यहां पे VC बड़ा होता VL से, अगर VC बड़ा होता VL से, तो क्या होता? तब आई नॉट में हल्का सा चेंज आता। क्या चेंज आता? आई नॉट विल बी इक्वल टू ई नॉट बाय आर का स्क्वायर प्लस एक्सी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर का रूट ओवर। इसी हमारा बड़ा होता VL से। दोनों की बातें सेम है। समझ में आया या नहीं आया? चलो इतना लिख लो, इस पे और भी चर्चा करेंगे। एलसीआर खत्म नहीं हुआ है, पहले इतना नोट डाउन कर लो। अच्छा, यहां पे एक चीज और नोट डाउन कर लेना, छोटा सा चीजें बता देता हूं। हम तब से इंपेडेंस कर रहे हैं, 3 बार बता चुका हूं इंपेडेंस। अब इंपेडेंस का यूनिट क्या होगा? अगर इंपेडेंस बेसिकली क्या है? ऑपोजिशन है, तो इसका यूनिट भी वही ओम ही है। इसका जो एसआई यूनिट है ये क्या है? वही ओम ही है। ठीक है, यहां पे जो और एक सबसे बड़ा चीज है उसके बारे में बात करते हैं। एक तो ये फेजर डायग्राम इंपॉर्टेंट है, उसके साथ साथ और एक चीज भी इंपॉर्टेंट है जिसको हम बोलते हैं इंपेडेंस ट्रायंगल। ठीक है, अब ये क्या बला है इसको देखो। इंपेडेंस ट्रायंगल कुछ नहीं है, हमारे पास जो बेस है ये VR है, बेस है ना। यहां पे मैं बस ऑपोजिशन के बारे में बात कर रहा हूं। यहां पे जब मैं ट्रायंगल बना रहा था तब मैं EMF को देख के बना रहा था, राइट। मैं यहां पे बस जो इंपेडेंस है या जो ऑपोजिशन है उसको देख के ट्रायंगल बना रहा हूं। ठीक है, अब देखो यहां पे ये आपका फाई बना या नहीं बना? फाई बना। ये वाला हमारा क्या है? VL माइनस VC। तो ये वाला भी मेरा कितना हो जाएगा? VL माइनस VC। और ये वाला मेरा कितना है? VR है या नहीं है? मैं वही ट्रायंगल लेता हूं, ये वाला और ये वाला। ये हमारा हो गया फाई, ये मेरा क्या हो गया? VR। ये हो गया मेरा कितना? VL माइनस VC। ये हो गया या नहीं हो गया? अब और ये वाला जो रिजल्टेंट आया है ये क्या है? मेरा नेट EMF है या नहीं है? है। अब मैं क्या करता हूं, इसमें थोड़ा सा चेंजेस करता हूं। जो R है, जो VR है, मैं उसको रेजिस्टेंस से रिप्रेजेंट कर देता हूं, मतलब R से रिप्रेजेंट कर देता हूं। VL माइनस VC को मैं XL माइनस XC से रिप्रेजेंट कर देता हूं, और जो नेट EMF है उसको मैं Z से रिप्रेजेंट कर देता हूं। कोई फर्क पड़ेगा इसमें? कोई चेंज है? क्योंकि यहां पे अब देखो सर कैसे किए, देखो यहां पे मैंने VR लिखा हुआ था। VR इक्वल टू कितना है? IR है ना, तो I कॉमन है, इधर XL माइनस XC लिखा हुआ है ये वाला, तो इसमें भी अगर मैं नेट निकालूं तो VL माइनस VC, अगर यहां पे देखिए VL माइनस VC मेरा कितना हो जाएगा? VL कितना है? IXL, VC कितना है? IXC, I कॉमन चला गया तो बचा कितना? XL माइनस XC।
ये हमारा नेट ईएमएफ है, ईएमएफ नेट रेजिस्टेंस कितना है या नेट रेजिस्टेंस कितना होता है, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जेड से, इंपेडेंस। तो ये वाला जो ट्रायंगल हाइपोटेनस बना वो जेड है। कोई फर्क है या नहीं है, कोई फर्क है, समझ आया या नहीं आया। और इसी को हम बोलते हैं क्या, इसी को हम बोलते हैं इंपेडेंस ट्रायंगल, ठीक है, इसी को हम बोलते हैं इंपेडेंस ट्रायंगल। अब इसी इंपेडेंस ट्रायंगल से हम बहुत सारे चीजें करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे देखते हैं। स्पेशल केसेस में पहला वाला केस क्या है, जब कंडीशन मेरा क्या हो, VL माइनस VC हो, सॉरी VL इज ग्रेटर देन VC हो, या फिर और XL हमारा ग्रेटर देन XC हो, ठीक है। XL अगर मेरा ग्रेटर देन XC हो तो यहां पे tan फाई कितना हो जाएगा, tan फाई कितना होगा इस वाले ट्रायंगल से, बताओ। XL माइनस XC बाय R होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा। या फिर इसी में से अगर मैं cos फाई निकालता हूं, cos फाई निकालता हूं, cos फाई मेरा कितना हो जाएगा, Z बाय R होगा या नहीं होगा, सॉरी R बाई Z, R बाई Z होगा या नहीं होगा। तो जब ये कंडीशन हो रहा है, जब ये कंडीशन हो रहा है, इस कंडीशन में जो सर्किट हमारा गिवन है, यहां ऐसा नहीं है कि कैपेसिटर नहीं है, लेकिन क्या है इसमें फर्क, इसमें फर्क यह है जो VL है वो VC से बड़ा है। तो इस टाइप का सर्किट को हम क्या बोलेंगे, इस वाले सर्किट को हम बोलेंगे इंडक्टिव सर्किट। कौन सा सर्किट, इंडक्टिव सर्किट, ठीक है। क्योंकि यहां पे देखो जाहिर सी बात है इंडक्टेंस अलगा है, ज्यादा है, अलगा नहीं है, ज्यादा है, इंडक्टेंस ज्यादा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इंडक्टिव सर्किट। इसका उल्टा कर देते हैं। दूसरा वाला केस, अगर VC मेरा बड़ा हो VL से और XC मेरा बड़ा हो XL से, तो tan फाई मेरा कितना होगा, tan फाई विल बी XC माइनस XL बाय R, ये होगा या नहीं होगा। और cos फाई मेरा कितना हो जाएगा, वही सेम R बाई Z होगा। और इस वाले सर्किट को हम क्या बोलेंगे, कैपेसिटेंस ज्यादा है ना, या कैपेसिटिव रिएक्टेंस ज्यादा है, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, कैपेसिटिव सर्किट, कैपेसिटिव सर्किट। तो अब ये सब क्यों बताया जा रहा है, क्योंकि जब हम क्वेश्चंस करेंगे तब क्वेश्चन में कभी कभी स्टेटमेंट दे देता है द गिवन LCR सर्किट इज ए इंडक्टिव सर्किट। तो इससे हमें क्या अंदाजा लग जाता है कि यहां पे VL मेरा बड़ा है VC से, या फिर XL मेरा बड़ा है XC से। तो ये अंदाजा आराम से लग जाता है अगर ये चीजें हमें पता हो। समझ आया या नहीं आया। और अगर भगवान ना करे कुछ ऐसा हो जाए, XL हमारा क्या हो जाए, तीसरा केस लिख लो यहां पे, तीसरा केस, अगर मान लो कुछ ऐसा हो जाए, VL हमारा बराबर हो जाए VC से, या फिर XL क्या हो जाए, XL अगर बराबर हो जाए XC से, ठीक है। अगर इक्वल हो जाए, तो इक्वल अगर हो जाता है तब हम क्या बोलेंगे, तब tan फाई मेरा कितना हो जाएगा, ये अगर बराबर हो गया 0 बाय R होगा या नहीं होगा। या फिर हम इसको और क्या बोल सकते हैं, इस वाले कंडीशन में हम इसको बोल सकते हैं, ये क्या है, ये एक प्योर रेजिस्टिव सर्किट है, प्योर रेजिस्टिव सर्किट है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर इन दोनों का VL और VC का वैल्यू सेम हो जाए, इक्वल हो जाए, तो इन दोनों को लगाना ना लगाना कोई फर्क नहीं पड़ता, बात सेम ही है। सिर्फ रजिस्टर लगाओ, इनको ना लगाने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि दोनों का कोई काम ही नहीं होगा, दोनों कैंसिल हो जाएंगे एक दूसरे से। अब सर ये LCR सर्किट तो आपने पढ़ा दिया, इसका इस्तेमाल कहां है, कहां यूज होता है, ये सब यूज होता है आपके रेडियो में। अगर याद, हालांकि इसके एप्लीकेशन में मैं सोचा था नेक्स्ट क्लास जाऊंगा, इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी करेंगे और एप्लीकेशंस भी करेंगे।
होप आपको आज का क्लास समझ में आया होगा। आपका कोई भी फीडबैक है वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि आपके पढ़ाई के रिलेटेड वीडियोस मैं अपने चैनल पे रेगुलरली अपलोड करता रहता हूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ऑल द बेस्ट, जमकर पढ़ाई करते रहिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।